यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। CIRP में अनुचित हस्तक्षेप और देरी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की प्रक्रिया में हाई कोर्ट का दखल अनुचित। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर केस लेकर के आया हूं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 धारा 60(5)(c) का विवरण। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC एक सांकेतिक कानून है जिसका कि उद्देश्य कॉरपोरेट संस्थाओं, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों को दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंसी और दिवालियापन, बैंक्रप्सी से संबंधित मामले को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुलझाना है। तो धारा 60 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि NCLT का अधिकार क्षेत्र। तो आइए जानते हैं। तो इस धारा के अंतर्गत IBC से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई और निपटारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के द्वारा किया जाता है। धारा 60(5) की उपधारा C। धारा 60(5)(c) यह स्पष्ट करती है कि यदि कॉरपोरेट डेब्टर जिसका कंपनी पर कर्ज है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन प्रक्रिया यानी CIRP या दिवालियापन से जुड़ा कोई भी कानूनी प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ, तथ्यों से जुड़ा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या प्राथमिकता से जुड़ा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज उत्पन्न है तो NCLT को उस पर विचार करने के लिए, निर्णय देने के लिए पूरा अधिकार है। तो इस प्रावधान का जो महत्व है इसे जान लेते हैं। तो यह धारा NCLT को व्यापक अधिकार देती है ताकि वह IBC से जुड़े सभी विवादों को स्वयं हल कर सके और अन्य अदालतों में जाने की आवश्यकता ना हो, जिसका उद्देश्य इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को तेज करना है और प्रभावी बनाना है ताकि न्यायिक हस्तक्षेप में अनावश्यक देरी ना हो। तो आइए देखें इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार की व्याख्या की। तो मोहम्मद एंटरप्राइजेस तंजानिया लिमिटेड वर्सेस फारूक अली खान एंड ORS SCR 177 ईयर 2025 वॉल्यूम 1 डेट ऑफ जजमेंट 3 Jan 2025। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 धारा 65(c) उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया CIRP में हस्तक्षेप किया और निर्णय की वैधता। निर्णय इस न्यायालय द्वारा आप अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से पुनः स्थापित किया जा चुका है कि धारा 60(5)(c) के अंतर्गत न्यायिक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां क्या हैं। वर्तमान मामले में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि CIRP की कार्रवाई 26/10/2018 से प्रारंभ हुई थी, अर्थात लगभग 6 वर्ष पूर्व, और अपीलकर्ता की समाधान योजना वर्ष 2020 में स्वीकृत की गई, जो कि 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो इस न्यायालय ने अनेक अवसरों पर CIRP की कार्रवाई को समय पर समाप्त करने के महत्व को रेखांकित किया है। यह भी स्थापित किया है कि सिद्धांत है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्रवाई में अनुचित हस्तक्षेप कानून की मर्यादा को भंग करता है, विशेष रूप से जब उत्तरदाता क्रमांक 1 स्वयं इस संहिता के अंतर्गत इंटरलोक्यूटरी आवेदन दाखिल कर समान राहत की मांग कर चुके हैं। तब इस देरी के साथ उच्च न्यायालय का रीट याचिका स्वीकार करना त्रुटिपूर्ण पाया गया। केवल देरी के आधार पर ही नहीं बल्कि इस तथ्य के आधार पर भी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड स्वयं में एक पूर्ण और स्वतंत्र संहिता है जिसमें पर्याप्त नियंत्रण, समाधान तंत्र और अपील की व्यवस्था मौजूद है। उच्च न्यायालय को इस याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। प्रोटोकॉल और प्रक्रिया का पालन विधिक अनुशासन बनाए रखने के लिए साथ साथ न्याय और व्यवस्था के बीच संतुलन की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय को प्रदत्त पर्यवेक्षणीय और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां संविधान की ही महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है, किंतु इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक और न्यायिक विवेक के साथ किया जाना चाहिए। यह मामला निश्चित रूप से
ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत CIRP कार्रवाई में हस्तक्षेप करना चाहिए था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC भारत में कॉरपोरेट दिवालियापन और ऋण निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया है और ये एक व्यापक सांकेतिक कानून है। इसकी प्रासंगिकता अनेक स्तरों पर महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आर्थिक, न्यायिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से। तो आइए जानते हैं पहला मुख्य बिंदु, ऋण निपटान की एकीकृत प्रक्रिया। IBC के लागू होने से पहले भारत में कर्जदारों और दिवालिया कंपनियों के लिए कई बिखरे हुए कानून थे, जैसे कि SARFA, ESI एक्ट, कंपनी एक्ट, SICA आदि। IBC ने इन सभी को एकजुट कर एकीकृत समाधान प्रक्रिया प्रदान की, जिससे कि न्यायिक भ्रम में देरी और कमी आए। दूसरा, समयबद्ध समाधान यानी टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। तो IBC की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 180 दिनों के भीतर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान करता है और इससे कर्जदाताओं को और निवेशकों को समय पर समाधान मिलता है। तीसरा बिंदु, कर्जदाताओं का सशक्तिकरण, यानी IBC में निर्णय की शक्ति कमेटी ऑफ क्रेडिटर यानी COC को दी गई, जिससे कर्जदाताओं को यह अधिकार मिला कि वह तय कर सकें कि कंपनी को पुनर्जीवित किया जाए या परिसमापन किया जाए। इससे ऋणदाताओं को विश्वास प्रणाली में बढ़ा हुआ है। तो चौथा बिंदु, आर्थिक पुनर्गठन और निवेश को बढ़ावा। इस संहिता के प्रभाव से बैंकों में फंसा हुआ कर्ज यानी कि NPA कम करने में मदद मिली है और विदेशी एवं घरेलू निवेशकों को भरोसा मिला है कि भारतीय बाजार में ऋण समाधान की एक विश्वसनीय प्रणाली मौजूद है। पांचवा बिंदु, न्यायिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण। IBC एक पूर्ण संहिता यानी कंप्लीट कोड है, जिसमें अपील और समीक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में अनावश्यक दखल को सीमित करना है, ताकि NCLT और NCLAT ही इंसॉल्वेंसी मामलों में विशेषज्ञों का मंच बन सके। छठवां बिंदु, कॉरपोरेट अनुशासन और उत्तरदायित्व। IBC के माध्यम से कंपनियों और उसके निर्देशकों पर यह नैतिक और विधिक दबाव बनता है कि वे अपने वित्तीय दायित्व को समय पर पूरा करें, अन्यथा उसे व्यवसाय से बाहर होना पड़ सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 न केवल भारत की वित्तीय और कानूनी प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि यह आर्थिक विकास, निवेश की सुरक्षा और न्यायिक दक्षता को भी सुनिश्चित करता है। यह कोड भारत को वैश्विक व्यापारिक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब समय है कि हम सब भी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बोलता है। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।